ये कहानी स्नेहल नाम की एक लड़की की है जो अपने बेडरूम में खेल रही थी जब उसकी माँ ने किचन से आवाज लगाई। स्नेहल भागते हुए नीचे गई। स्नेहल यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। स्नेहल की माँ ने कहा। क्या पूछना है? स्नेहल ने धीमी आवाज में कहा। क्या तुम्हें पता है ये केक किसने खाया जो हमारे मेहमानों के लिए रखा था? नहीं, मुझे नहीं पता। तो क्या तुमने केक नहीं खाया? उसकी माँ ने पूछा। नहीं मॉम, मैंने केक नहीं खाया है, स्नेहल ने जवाब दिया। नर्वसनेस में स्नेहल के हाथों में पसीना आने लगा और स्नेहल ने अपना हाथ पीछे छुपा लिया। स्नेहा, मुझे पता चल जाता है जब तुम झूठ बोलती हो, उसकी माँ ने कहा। हर चोर अपनी जिंदगी की शुरुआत एक झूठ से ही करता है और पुलिस हमेशा चोर को पकड़ ही लेती है और चोर को हमेशा पनिश करती है। तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूं? स्नेहल को गिल्ट बर्दाश्त नहीं हुई और वो रोने लग गई। आई एम सॉरी मॉम, उसने रोते हुए कहा। मैंने ही वो केक खाया था, आई एम सॉरी। इट्स ओके, चलो चुप हो जाओ अब, स्नेहल की माँ ने उसका हाथ पकड़ के कहा। मैं गुस्सा थी क्योंकि तुम झूठ बोल रही थी, अब तुमने सच बता दिया है, अब मैं गुस्सा नहीं हूं। मुझे झूठ बोलने वाले नहीं पसंद, सो मुझसे कभी झूठ मत बोलना, ठीक है? ओके, स्नेहल ने कहा। चलो अब आंसू पोंछो, उसकी माँ ने कहा। हम स्टोर जाएंगे और कुछ और केक्स लेके आएंगे। ओके मॉम, स्नेहल ने मुस्कुराते हुए कहा। स्नेहल की माँ प्रेग्नेंट थी तो कुछ महीनों बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। जब वो हॉस्पिटल से वापस घर आई, स्नेहल काफी खुश थी। ये तुम्हारी छोटी बहन है दिव्या, स्नेहल की माँ ने कहा, और तुम इसकी बड़ी बहन। तुम्हें इसे हमेशा प्यार से रखना है, अब ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मैं इसे बहुत प्यार करूंगी, स्नेहल ने कहा। कुछ महीने बीत गए और जब से घर में दिव्या आई थी, स्नेहल की माँ स्नेहल को उतना टाइम नहीं दे पा रही थी। दिव्या सारा दिन और रात रोती रहती। स्नेहल को उसके रोने से काफी चिड़चिड़ा फील होता था और उसकी आवाज सह नहीं पाती थी। वो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी। वो शांति से कुछ सोच भी नहीं पाती थी और उसी के चलते उसका सब्र टूट गया। मॉम, मैं पक गई हूं इसके सारे दिन रोने और चिल्लाने से, उसने चिल्लाते हुए कहा। मैं ना तो पढ़ाई कर पाती हूं ना कुछ सोच पाती हूं। क्या आप इसे चुप कराओगे? मैं और नहीं सह सकती। तुम्हें थोड़ा समझना होगा, उसकी मां ने जवाब दिया। दिव्या छोटी बच्ची है, तुम उसकी बड़ी बहन हो, पर आप हमेशा दिव्या के साथ रहते हो, स्नेहल ने रोते हुए कहा। आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, आपके साथ स्टोर में जाना, पार्क में आपके साथ खेलने जाना, आपको कडल करके सोना। अरे तुम अब बड़ी हो चुकी हो ये सारे काम खुद से करने के लिए, उसकी माँ ने कहा। तो चुपचाप से ये रोना बंद करो और सेल्फिश मत बनो। आई हेट यू, स्नेहल ने चिल्लाते हुए कहा और जोर जोर से रोने लगी। वो भागते हुए ऊपर अपने रूम में गई और दरवाजा बंद करके खुद को लॉक कर लिया। उस शाम उसने खाना खाने से भी मना कर दिया और सारी रात बस अपने रूम में दिव्या के बारे में सोच रही थी। उस रात स्नेहल ने एक अजीब सा परेशान कर देने वाला सपना देखा। उस डरावने सपने में वो अपने घर में चल रही है और चारों तरफ अंधेरा है। वो अपने माँ के रूम में गई और धीमे कदमों के साथ दिव्या की बेड की ओर जाने लगी। फिर उसने अपनी छोटी बहन को गोद में लिया और नीचे आ गई। सपने में स्नेहल ने पीछे का दरवाजा खोला और दिव्या के साथ गार्डन में आ गई। उस चांद की रोशनी में उसने एक शोवेल लिया और गार्डन में गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे में उसने अपनी छोटी बहन को जिंदा गाड़ दिया। जब वो सुबह उठी, स्नेहल डर से कांप रही थी और वो पसीने से लथपथ थी। उसे उसके पेट में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो डरावना सपना जैसे सच लग रहा था। वो काफी डर चुकी थी। मॉम सही थी, दिव्या बस एक छोटी सी बच्ची है और मैं उसकी बड़ी बहन। मुझे थोड़ा समझना होगा कि ये इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए।
मुझे मॉम से माफी मांगनी चाहिए। कि तभी स्नेहल की मॉम उसके रूम में भागते हुए आई। उनकी आंखों से आंसू मानो रुक ही नहीं रहे थे। स्नेहल, क्या तुम्हें पता है कि दिव्या कहाँ है? उन्होंने पूछा। जब मैं सुबह सो के उठी वो अपने बेड पे नहीं थी। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? स्नेहल ने बस अपना सिर हिलाया। पक्का? उसकी मां ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें सच में नहीं पता कि दिव्या कहाँ है? मेरी कसम खाओ। स्नेहल ने डरते हुए कहा। हाँ, कसम से मुझे नहीं पता। ठीक है, उसकी मां ने कहा। चलो उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। उन्होंने पूरा घर छान मारा, ऊपर से नीचे तक, पर उन्हें दिव्या कहीं नहीं मिली। वो अंदर बाहर हर जगह उसे ढूंढ रहे थे, पर वो बच्ची उन्हें कहीं नहीं दिखी। हार कर उसकी मां अपने घुटनों पे गिर गई और रोने लगी। दिव्या कहाँ चली गई? उन्होंने रोते हुए कहा। वो कहाँ हो सकती है? उसे तो अपने पैरों पर चलना भी नहीं आता। वो खुद से कैसे कहीं जा सकती है? स्नेहल के हाथों में पसीना आने लगा और उसने अपना हाथ पीछे छुपा लिया। स्नेहल, तुम्हें कुछ पता है? उसकी मां ने चिल्लाते हुए कहा। स्नेहल, तुम्हें पता है ना दिव्या के साथ क्या हुआ है ना? नहीं मॉम, स्नेहल ने कहा। मुझे कुछ नहीं पता। स्नेहल, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मुझसे कभी झूठ मत बोलना। उसकी मां ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, स्नेहल ने धीमी आवाज में कहा। मुझे पता चल जाता है जब तुम झूठ बोलती हो, उसकी मां ने चिल्लाते हुए कहा। बताओ मुझे, वो कहाँ है? दिव्या कहाँ है? स्नेहल और गिल्ट नहीं सह सकती थी। स्नेहल ने विंडो की ओर देखा और गार्डन की ओर एक मिट्टी के ढेर की ओर इशारा किया। नहीं, उसकी मां ने रोते हुए कहा। ये सच नहीं हो सकता, भगवान के लिए बोल दो ये झूठ है। मॉम, स्नेहल ने रोते हुए अपने मां का हाथ पकड़ के कहा। मुझे छूना मत, उसकी मॉम ने चिल्लाते हुए कहा। तुमने दिव्या को मार डाला है ना? तुमने उसे इसलिए मार डाला क्योंकि तुम उससे जल रही थी। मैं ये नहीं करना चाहती थी मॉम, स्नेहल ने रोते हुए कहा। मैं ये नहीं करना चाहती थी। स्नेहल की मां को ये सुन के गुस्सा आ गया और उस गुस्से में उन्होंने स्नेहल को गले से पकड़ा और उसका गला दबाने लगी। वो बस गला तब तक दबाती रही जब तक वो थक नहीं गई। जब तक उन्हें होश आया काफी देर हो चुकी थी। स्नेहल ने किचन फ्लोर पे अपना दम तोड़ दिया। अचानक डोरबेल की आवाज आई। स्नेहल की मां उठी और दरवाजे की ओर गई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि उनके नेबर बाहर खड़े थे और उनके हाथ में दिव्या थी। बहन जी, हमने इसे अपने घर के बाहर घूमते हुए देखा, उन्होंने कहा। शायद वो रात को बेड से बाहर आ गई होगी। चलो, अच्छा ही हुआ कि हमें वो मिल गई, कोई बुरा हादसा होने से पहले। होली रंगों का त्योहार। छोटे हो या बड़े, बुढ़े हो या जवान, हर किसी को ये त्योहार पसंद है और काफी धूमधाम से खेला जाता है। राजेश और विक्की भी काफी एक्साइटेड थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और साथ में एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। उनके ऑफिस के कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान किया कि वो लोग एक फ्रेंड के फार्म हाउस पे होली सेलिब्रेट करेंगे। अगले दिन होली का दिन था। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को रंग लगाया और दोनों अपनी कार में बैठकर फार्म हाउस की ओर चल पड़े। फार्म हाउस पे पहुंचे तो देखा वहां पार्टी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। तो बिना कोई समय गवाए
राजेश और विकी भी पार्टी एंजॉय करने लगे। दिन से कब शाम हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। धीरे धीरे लोग अपने घर की ओर निकल गए। बचे तो सिर्फ कुछ गिने चुने दोस्त। यार विक्की, राजेश ने कहा। चल यार घर चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। विक्की ने शराब थोड़ी ज्यादा पी ली थी। बस 1 घंटा और यार, फिर चले जाएंगे, प्लीज बस 1 घंटा, विक्की ने नशे में कहा। राजेश ने भी सोचा कि इतने दिनों बाद वो लोग एंजॉय कर रहे हैं तो 1 घंटा रुक के फिर निकल जाएंगे। पर वो 1 घंटा कब 3 घंटे में बदल गया उन्हें पता भी नहीं चला। यार विक्की, राजेश ने गुस्से से कहा। भाई रात के 9 बज रहे हैं, हमें काफी दूर जाना है, बस कर अब, चल चुपचाप गाड़ी में बैठ। इतना कहकर उसने विक्की को गाड़ी में बिठाया और दोनों घर की ओर निकल गए। कुछ देर चले ही होंगे कि उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। अरे यार, इसे भी अभी बंद होना था क्या? राजेश ने गुस्से से कहा। वो लोग सुनसान से रास्ते पे थे और शहर अभी भी 8-10 किलोमीटर दूर था। उन्होंने काफी कोशिश की पर उनकी गाड़ी चालू नहीं हुई। राजेश ने फोन चेक किया तो उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया कि इतनी रात को यहां गाड़ी में रुकना सेफ नहीं है, तो वो लोग पैदल ही चलने लगे। कुछ आती जाती गाड़ियों से उन्होंने लिफ्ट मांगनी चाहिए पर कोई नहीं रुका। कुछ देर चल के वो दोनों थक चुके थे। उन्होंने देखा कि सामने एक पुराना खंडर पड़ा घर था, तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो लोग आज रात यहीं रुककर रात गुजारेंगे। उस घर के आसपास बड़ी बड़ी घास थी और फ्रंट डोर पूरी तरह से सड़ चुका था। वो दोनों एक कमरे में गए और वही जमीन पे लेट गए। कुछ देर बाद ही दोनों को नींद भी आ गई। आधी रात को राजेश की आंख अचानक से खुली। उसने देखा पूरे कमरे में अंधेरा है और ठंड बढ़ चुकी है। अचानक उसने आवाज सुनी। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने सीटी बजाई हो। तभी उसने नोटिस किया कि विकी एक दीवार की ओर मुंह करके खड़ा है और वो सीटी की आवाज सुन रहा है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो धीरे धीरे उस आवाज के पीछे जाने लगा। सीटी की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजेश चाह के भी उसके दोस्त को आवाज नहीं लगा पा रहा था। वो चाहता था कि उसे रोक ले, पर चाह के भी उसके गले से आवाज नहीं निकल पाई और देखते ही देखते विकी अंधेरे में गुम हो गया। पूरे घर में मानो सन्नाटा सा छा गया। फुटस्टेप्स की आवाज भी बंद हो चुकी थी। वो बस उसके दोस्त का वेट कर रहा था। तभी उसने एक डर से भरी चीख सुनी जो पूरे घर में गूंजने लगी। वो चीख सुन राजेश के हाथ पैर कांपने लगे। वो यहाँ वहां देखने लगा कि तभी वो फुटस्टेप्स की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। उसने देखा कि उस अंधेरे कमरे से कुछ बाहर आ रहा था। उसने देखा कि वो हाथ उसके फ्रेंड विकी का ही है। वो धीरे धीरे पास आ रहा था। तभी उसकी नजर विकी के दूसरे हाथ पे पड़ी। उस हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था। चांद की रोशनी में जब राजेश ने विकी का फेस देखा तो उसके शरीर में जैसे खून जम सा गया। उसकी सांसें मानो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विकी के सर पे एक गहरी चोट लगी थी और उसके पूरे चेहरे पे खून ही खून था। उसका स्कल जैसे 2 हिस्सों में कट गया हो। राजेश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और भागते हुए उस घर से बाहर आया। वो बस अंधेरे में भागता रहा, उस घर से जितना दूर हो सके उतना। वो बस भागे जा रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे उसका दोस्त वो खून से लथपथ कुल्हाड़ी लेके उसका पीछा कर रहा है। वो तब तक भागता रहा जब तक वो पूरी तरह से थक के जमीन पर गिरकर बेहोश नहीं हो गया। जब उसकी आंख खुली सुबह हो चुकी थी।
वो उठा और पुलिस स्टेशन तक जैसे तैसे पहुंचा। उसने पुलिस को वो सब कुछ बताया जो उसने देखा। पुलिस के साथ वो लोग उस पुराने घर में वापस आए। राजेश की आंखों में अभी भी एक डर था कि उसे पता नहीं क्या दिख जाए। पुलिस ने दरवाजा खोला और अंदर देखा। अंदर देखते ही राजेश अपने घुटनों पर गिर गया। उसने देखा कि विकी फ्लोर पे गिरा पड़ा है और उसके आजू बाजू बस खून ही खून है और उसका स्कल जैसे 2 हिस्सों में बट गया है। उसके हाथ में अभी भी कुल्हाड़ी का हैंडल है और उस कुल्हाड़ी का ब्लेड फ्लोर पे आधा गड़ा हुआ है और वो वही जगह थी जहां रात को राजेश ने अपना सिर रखा था जब वो सोया था। पुलिस ने पूरा घर ऊपर से नीचे देखा पर उन्हें उस घर में कोई और नहीं मिला। राजेश ये सोचकर कांपने लगा, उसकी नींद समय पर नहीं खुली होती तो उसके साथ क्या होता। हेलो गाइस, अगर इस वीडियो पे 5K से ज्यादा लाइक्स आते हैं तो नेक्स्ट स्टोरी संडे से पहले आ जाएगी, तो लाइक करना ना भूले। आज मैं उसे मिस करती हूँ। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। पूर्वी मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। गर्मियों के हॉलीडेज शुरू होते ही मैं अपनी दादी के गांव चले जाती थी। पूर्वी हमारे पड़ोस में ही रहती थी और हमारे रिलेटिव्स एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे। जब मैं पहली बार गांव गई थी तब से पूर्वी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। पूर्वी काफी मिस्चीवियस गर्ल थी और उसकी स्माइल देखकर किसी को भी उस पर गुस्सा नहीं आता था। उसके लंबे काले बाल थे और बड़ी नीली आंखें। वो सच में एक परी से कम नहीं थी, पर सिर्फ मुझे नहीं पता था कि दिल से वो एक टॉम बॉय थी और मैं काफी शाय और शांत। हम दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी, पर जब भी हम साथ होते थे हम सबसे बेस्ट होते थे। ऑलमोस्ट सारे समर्स सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक हम साथ ही हुआ करते थे। वो एक सी साइड विलेज था तो हम लोग अक्सर स्विमिंग के लिए जाया करते थे। क्लिफ पे बैठ सनसेट देखा करते थे। जब भी घर वापस आती थी मुझे वो सिटी डस्टी और बोरिंग लगती थी। हर जगह लोग, ट्रैफिक और धूल। मैं बस समर आने का वेट करती थी ताकि मैं पूर्वी से फिर से मिल सकूं। फिर कुछ हुआ जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हम अब 17 साल के हो चुके थे और एक दिन हम दोनों में किसी स्टूपिड सी बात पे बहस हो गई। रीजन था एक लड़का जिसका नाम राहुल था। वो काफी हैंडसम था और सारी लड़कियां उस पर मरती थी। वो हमसे 3 साल से बड़ा था और पूर्वी और मुझे, हम दोनों को वो लड़का काफी पसंद था। बट ऑफ कोर्स उसने पूर्वी को चूज किया। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। हम दोनों के बीच काफी बहस हुई और मैंने उससे बात करनी बंद कर दी। समर खत्म होने में टाइम था, पर उससे पहले ही मैंने अपना सारा सामान लिया और सिटी आ गई। फिर उस साल मैंने पूर्वी को नहीं देखा और ना ही उससे बात की। हर रोज मैं उसी बारे में सोचती थी कि हम फिर से पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बन सकते। मुझे पता था कि मैं बेवकूफ थी जो इतनी सी बात पर रिएक्ट किया और अपनी बेस्ट फ्रेंड को अकेले छोड़ दिया। मैं बस उससे मिलने का वेट कर रही थी। दिन से महीने गुजर गए, मुझे उससे मिले, मुझे बस उसे सॉरी कहना है। फिर नेक्स्ट समर मैं अपने गांव वापस आई। जब मैं गांव पहुंची तो ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। मैं सीधा हमारी सी साइड वाली प्लेस पे पहुंची। मुझे पता था कि पूर्वी मुझे यही मिलेगी। मैंने उसे देखा। वो वही क्लिफ पे बैठी थी और सी की ओर देख रही थी। समुंदर का पानी क्लिफ के पत्थरों से टकराकर जोरों की आवाज कर रहा था। कुछ देर मैं बस उसे देखती रही। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो अभी भी मुझसे गुस्सा तो नहीं होगी, पर जब मैंने उसे आवाज लगाई, पूर्वी, वो पीछे पलटी और उसके चेहरे पे मुझे देखकर स्माइल आ गई। मैं तेरा ही वेट कर रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उससे गले मिलना चाहती थी,
पर किसी रीज़न से वो मुझसे दूर हो गई और मैंने नोटिस किया कि वो थोड़ी नर्वस दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। तुझे यहाँ से जाना होगा। पर क्यों? मैंने पूछा। प्लीज़, आई बेग यू, उसने नर्वसली कहा। बस जा, मैं तुझसे जल्दी ही मिलूंगी। अभी नहीं, पर बहुत जल्द। उसने मुझे नहीं बताया कि क्यों, पर उसने इंसिस्ट किया मुझे जाने के लिए, और वो वहीं रुकी रही जब तक मैं वहां से चली नहीं गई। जब मैं अपने घर वापस आई, मेरी दादी मेरा वेट कर रही थी। वो थोड़ी गुस्से में नजर आ रही थी और मुझसे पूछा कि मैं कहाँ थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं पूर्वी से मिलने गई थी। इतना सुनकर मेरे दादी के चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया। उन्होंने थोड़ी देर कुछ भी नहीं कहा और बस मेरी ओर एक अजीब सी नजर से देखती रही। फिर उन्होंने अपने हाथ से मेरा फोरहेड फील किया। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मैंने दादी से पूछा। मेरी दादी सोफे पे बैठी और कहा, मुझे माफ करना बेटा, पर पूर्वी मर चुकी है। 1 महीना पहले ही उसकी डूब के मौत हो गई। मुझे मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रही हूं। बस कुछ देर पहले ही मैंने अपनी आंखों से उसे देखा था। मैंने उससे बात की। ये कैसे हो सकता है कि उसकी डेथ हो गई है? मुझे पता चला कि 1 महीना पहले ही पूर्वी क्लिफ के किनारे खड़ी थी कि एक बड़ी वेव आई और उसे अपने साथ बहा ले गई। 3 दिन बाद उसकी लाश किनारे पे तैरती हुई पाई गई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो प्लेस जहां हम अक्सर हैंग आउट किया करते थे, वो एग्जैक्ट प्लेस पे ही पूर्वी वेव के साथ सी में चली गई और डूब गई। उस शाम भी वेव्स काफ़ी ज़ोरों से क्लिफ से टकरा रही थी और अगर मैं वहाँ रहती तो वो वेव्स मुझे भी अपने साथ सी में ले जाती, बिल्कुल पूर्वी की तरह। शायद इसलिए उसने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा था। वो वहाँ वापस आई बस मेरी जान बचाने के लिए। वैसे तो इस बात को अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, पर आज भी मुझे एक बात का डर है जो पूर्वी ने मुझसे आखिरी बार कही थी। मैं तुझसे जल्द ही मिलने आऊंगी। अभी नहीं, पर बहुत जल्द। आरती सिम्पसन सामने पड़ी लाश की ओर देख रही थी, जो एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। द सिम्पसन हाउस मातम मनाते हुए लोगों से भरा पड़ा था और एक तरफ वो बस उस लाश को घूरे जा रही थी, बिना कोई इमोशंस के। उसके चेहरे पर मानो कोई दर्द या दुख ही नहीं झलक रहा था। उसने अपने पेरेंट्स की ओर देखा, जो उसके पीछे ही खड़े रो रहे थे। अगर उन्होंने उसकी बात सुनी होती तो शायद आज ये सब नहीं होता। उसने कितना समझाया कि वो आदमी उसकी बहन के लिए ठीक नहीं है, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। वो आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। उसने घर के एंट्रेंस की ओर देखा, जहां वो खड़ा था, दुख दिखाते हुए सभी लोगों का वेलकम कर अपने दामाद होने की ड्यूटी निभा रहा था। वाह, उसे तो मूवी में ट्राई करना चाहिए। कितनी सफाई और एफर्टलेस एक्टिंग कर रहा है। किसी को कभी कोई शक नहीं होगा कि इस सब के पीछे उसी का हाथ है। उसने तो सबको बिलीव भी करा दिया कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वो उसका कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाना चाहती है, जो कुछ भी उसने किया, पर अब वो टूट चुकी है। उसने फिर से अपने पेरेंट्स की ओर देखा। वो कठोर शब्द जो उस दिन उन्होंने उसे कहे थे, वो आज भी उसके कानों में गूंज रहे हैं। मॉम, डैड, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। वो आदमी अच्छा नहीं है। नूपुर उसके साथ खुश नहीं रहेगी। इससे पहले कि वो कुछ कर दे उसके साथ, हमें उसे वापस अपने घर लाना ही होगा।
आरती ने अपने पेरेंट्स से गिड़गिड़ाते हुए कहा। बस करो आरती, तुम क्या बकवास करे जा रही हो। ऋषभ उसका पति है, वो उसके साथ कुछ बुरा क्यों करेगा, जबकि वो उसे इतना प्यार करता है। अगर वो उसे प्यार नहीं करता तो वो उसे तभी छोड़ देता जब नुपुर ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, पर नहीं, उसने उसे नहीं छोड़ा। वो एक अच्छा पति होने की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा, ये पता होते हुए भी कि उसकी बीवी नुपुर मेंटली चैलेंज्ड है। मिस्टर सिम्पसन, आरती और नुपुर के पापा ने चिल्लाते हुए कहा। पापा, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आज जो मेरी बहन की ये हालत हुई है उसका जिम्मेदार वही है। पता नहीं उसने ऐसा क्या किया, आज मेरी बहन की ये हालत कर दी है। उस कमीने। उसके शब्द वही बीच में थम गए जब उसके डैड ने उसे थप्पड़ मारा। पापा। आरती के आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके डैड ने उसे थप्पड़ मारा। यह पहली बार था जब उसके पापा ने उस पर हाथ उठाया था। बस आरती, एक शब्द नहीं अब, बस। मुझे पता है तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो। ऋषभ ने मुझे सब बता दिया है। आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड क्या कह रहे हैं। वो कंफ्यूज नजरों से अपने डैड की ओर देख रही थी। ओ चलो, अब ये बेवकूफों की तरह नाटक मत करो। उसने मुझे बताया कि किस तरह तुमने उसे प्रपोज किया था जब तुम्हें अपनी बहन की बीमारी के बारे में पता चला था। मैं इतना अंधा कैसे हो सकता हूं कि मुझे तुम्हारी चाल नहीं समझ आई। शुरुआत से ही तुम इस शादी के खिलाफ थी। पहले मुझे लगा कि शायद तुम्हें अपनी बहन की चिंता है, पर नहीं, ये तुम्हारा ऑब्सेशन है ऋषभ के लिए। तुम उसे पाना चाहती हो। आरती अपने डैड की बात सुनकर मानो जम सी गई। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऑब्सेशन पापा, आपको पता है आप क्या कह रहे हो? इतना ही जान पाए आप मुझे बचपन से। मैं आपके लिए बस एक ऑब्सेसिव लड़की ही हूं। अपने आंखों में आंसू लिए आरती ने अपना घर छोड़ दिया। सभी लोग ग्रेवयार्ड में आखिरी राइट्स निभाने लगे। उसकी मॉम अपना हेड उसके पापा के चेस्ट पर लगाए रो रही थी और खुद की बेटी को दफन होते हुए देख नहीं पा रही थी, जबकि आरती वहां एक स्टैचू की तरह खड़ी थी। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। दफनाने के सारे रीति रिवाज खत्म हो चुके थे। उन्होंने उसका ग्रेवस्टोन ग्रेवयार्ड में गड़ाया और उसके टूम्बस्टोन पे उसका नाम लिखा, आरती सिम्पसन। वो अपने ग्रेवस्टोन की ओर देखकर रोना चाहती थी, पर उसके आंसू सूख चुके थे। उसका खून जम चुका था। उसने कितनी कोशिश की सबको समझाने की, ऋषभ का राज खोलने की, पर अब वो सब खत्म हो गया। अब किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि उसने उसकी बहन के साथ क्या किया। उसके शरीर के साथ उसके सारे राज कब्र में दफन हो गए। जब उसने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पे एक छुपी हुई मुस्कुराहट नजर आ रही थी, जो सिर्फ आरती ही नोटिस कर रही थी। और वो खुश क्यों ना हो, आज से उसके सारे गंदे राज सेफ रहेंगे। किसी को कभी भी उस पर शक नहीं होगा। उसने अपनी बहन की ओर देखा जो उसके पीछे थी। नुपुर बस यहां वहां देख रही थी। उसे कुछ नहीं पता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसकी एक लौती बहन जिसके लिए उसने इतना कुछ किया, वो इस हालत में भी नहीं है कि उसे पता चले कि वो अब मर चुकी है। आरती धीरे धीरे नुपुर की ओर गई। नुपुर, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो, पर फिर भी मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, मुझसे जो कुछ भी हो सकता था वो मैंने किया। मैं तुम्हारे लिए लड़ी, पर आखिर में मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जहां भी रहूं, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। इतना कहते ही वो हवा में गायब होने लगी।
पूरी तरह से इस दुनिया से जाने से पहले एक आखिरी चीज उसने नोटिस की। एक आंसू का बूंद उसकी बहन की आंखों से गिरता हुआ उसके मुंह के पास आया और उसमें से एक आवाज निकली, आरती। आर्ट क्या है? जब कोई इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके एक खूबसूरत क्रिएशन बनाता है तो उसे आर्ट कहते हैं। पेंटिंग एक आर्ट का ही फॉर्म है। पेंटिंग्स खूबसूरत होती है पर कुछ शापित भी, जिनमें कई राज छुपे होते हैं और कुछ ऐसा जो उन्हें बहुत खतरनाक बनाता है। ये कहानी एक ऐसी ही पेंटिंग के बारे में है। म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, लंदन, इंग्लैंड, 11 नवंबर 1973। जॉन हैरोल्ड से बात कर रहा था। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ये, तुम्हारा क्या कहना है? जॉन ने कहा। हाँ, बहुत खूबसूरत है पर काफी महंगी नजर आ रही है। इस पेंटिंग का कम से कम प्राइस भी 50,000 पाउंड तो होगा ही। हैरोल्ड ने जॉन से कहा। मैं खरीदना चाहता हूँ इसे। मैं इस पेंटिंग के लिए 50,000 तो क्या 5 लाख पाउंड भी दे सकता हूँ। जॉन ने हैरोल्ड से कहा। पेंटिंग के लिए ऑक्शन शुरू हुआ। मैं इस पेंटिंग के लिए 55,000 पाउंड दूंगा। पास ही बैठे एक औरत ने कहा। 70,000 पाउंड। जॉन ने कहा। 1 लाख पाउंड। ऑक्शनर ने 3 बार हैमर मारा। किसी और ने कोई बोली नहीं लगाई। मिस्टर जॉन इस पेंटिंग के हकदार है जो इसे 1 लाख पाउंड्स में खरीदेंगे। ऑक्शनर ने कहा। वो पेंटिंग एक खूबसूरत औरत की थी जो अपने हाथ में फूल पकड़े खड़ी थी। ये पेंटिंग एक रिचर्ड नाम के पेंटर ने बनाई थी जो ब्लैक मैजिक, काला जादू किया करता था। जॉन की वाइफ को इस पेंटिंग के बारे में पता चला और जब जॉन उस पेंटिंग को अपने साथ घर लाया तो उसकी वाइफ ने कहा, यह तुमने क्या कर दिया? इस पेंटिंग को बाहर फेंक दो। जिस पेंटर ने इसे बनाया था वो उसे पूरा करते ही मर गया और उसके आखिरी शब्द थे कि जो भी इस पेंटिंग का मालिक बनेगा उसे और उसके परिवार पे एक मौत का काला साया मंडराएगा। फेंको इस पेंटिंग को अभी के अभी। मैं इन सब बातों में नहीं मानता। इसे फेंकने की हिम्मत भी मत करना तुम। मैंने इस पेंटिंग के लिए 1 लाख पाउंड दिए हैं। जॉन ने गुस्से से कहा। कुछ दिनों बाद जब जॉन के यहाँ काम करने वाली एक नौकरानी की नजर उस पेंटिंग पे गई तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो पेंटिंग उसे देख रही हो कि तभी उस पेंटिंग के अंदर खड़ी औरत ने अपनी पलकें झपकाई। ये देख उस नौकरानी की डर से चीख निकल गई। जब जॉन की वाइफ नौकरानी की चीख सुन हॉल में आई तो नौकरानी ने उसे सब कुछ बताया। जॉन मेरी बात कभी नहीं सुनेगा, मुझे ही कुछ करना होगा, जॉन की वाइफ ने कहा। इतना कहते ही उसे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नौकरानी ने जल्दी से डॉक्टर और जॉन को फोन किया। जॉन डॉक्टर के साथ जल्द ही घर पहुंचा और डॉक्टर ने जॉन की वाइफ का चेकअप किया और कहा, इन्हें काफी तेज बुखार और निमोनिया है, हमें इन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में अचानक गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए और उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि जॉन की वाइफ की वही डेथ हो गई। जॉन को कुछ फ्रैक्चर्स आए और डॉक्टर को कुछ छोटी मोटी खरोंचे। ये सब उस शापित पेंटिंग की वजह से। पेंटिंग के अंदर बनी औरत ने जॉन की वाइफ की बातें सुन ली और इससे पहले कि वो इस पेंटिंग को ठिकाने लगाती, पेंटिंग में रह रहे शापित काले साए ने जॉन की वाइफ को मार दिया। जॉन को जब यह बात पता चली तो उसने उस पेंटिंग को अपने घर से निकाल बाहर कूड़े में फेंक दिया। कुछ हफ्तों बाद जॉन के बंगलों पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ। जॉन का पूरा घर काफी वेल फर्निश्ड वुड से बना था। उसके कारण पूरा घर आग के चपेट में आ गया
और उसी आग में जॉन और उसके घर काम कर रहे नौकर उस आग में जल के मर गए। किसी को उनकी चीखें तक सुनाई नहीं दी। फायर ब्रिगेड और पुलिस वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि पूरा घर जल के राख हो चुका था, बस एक चीज छोड़ के, वो पेंटिंग। जो कि हॉल के बीच पड़ी हुई थी। वो पेंटिंग उसी हालत में थी जिस हालत में जॉन ने उसे घर लाया था, एकदम नई। उस पे एक खरोच तक नहीं आई थी और ना ही उसका कोई हिस्सा कहीं से जला था, जबकि पूरा घर जल के राख हो चुका था। किसी ताकत ने उस पेंटिंग को जलने नहीं दिया। पेंटिंग को वापस म्यूजियम में लौटा दिया गया। म्यूजियम का मालिक हर हफ्ते प्रीस्ट को बुलाकर उस पेंटिंग पे होली वाटर छिड़कता, ताकि वो पेंटिंग उसकी म्यूजियम और उसे परेशान न करे। उसे उस पेंटिंग से छुटकारा पाना था, इसलिए उसने वो पेंटिंग जॉन को बेच दी थी, जिसके चलते जॉन और उसकी पूरी फैमिली मारी गई। काफी लोगों ने उस पेंटिंग को खरीदा और उन्हें उसके बदले भयानक हादसों का शिकार होना पड़ा। उस पेंटिंग को कोई मिटा नहीं सका। जिसने कोशिश की वो लोग रहस्यमय तरीके से मरे पाए गए। किसी को नहीं पता कि वो पेंटिंग अब कहाँ है, पर कई लोगों का मानना है कि वो आज भी उस म्यूजियम में ही है और उस आर्ट गैलरी में काम करने वाले लालची लोग अपने फायदे के लिए उस पेंटिंग को बेच रहे हैं। और लोग आज भी उस शापित पेंटिंग की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। द विस्लिंग साउंड साउथ अमेरिका में बेस्ड पेरू का काफी जाना माना अर्बन लीजेंड है। एक भटकता साया जिसे एल टुंची का नाम दिया गया है। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। कहा जाता है कि ये आत्मा एक भटके हुए आदमी की है जो जंगल में अपना रास्ता भूल गया और भूख प्यास के चलते उसकी मौत हो गई और उसका पूरा शरीर जंगल के जानवरों ने नोच खाया। तब से उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है और कुछ बदनसीब जंगल में भटके लोगों को उसकी सीटी की आवाज सुनाई देती है, जो कि इतनी तेज होती है कि उन्हें जोरों का सिर दर्द होने लगता है। वो धीरे धीरे तेज होती जाती है और तब तक नहीं रुकती जब तक सुनने वाला बेहोश या दर्द से उसकी जान नहीं निकल जाती। जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि अगर आपने वो आवाज सुन ली तो आपको चौकन्ना होकर एक क्रॉस बनाना होगा और प्रेयर बोलनी होगी और हो सके तो अपने कानों को कवर करके ऐसे जताना होगा कि आपने कुछ नहीं सुना। और अगर आप वो आवाज सुनते गए तो वो आवाज धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी और एल टुंची आपके नजदीक आते जाएगा। जो भी हो जाए, आपको एल टुंची की सीटी को जवाब नहीं देना है। अगर आपने गलती से भी सीटी बजा दी तो एल टुंची आपको ऐसी मौत देगा जो सोचकर भी रूह कांप जाती है। लोगों का कहना है कि बहुत समय पहले मैरी नाम की लड़की अपने दादी से मिलने गांव आई। रात को पूरा परिवार बाहर आग जला के बैठा था और बातें कर रहे थे कि उनके बातों के बीच मैरी ने इंटरप्ट करते हुए कहा, ये सीटी की आवाज कैसी है? उसकी दादी ने उसकी ओर देखा और उसकी बात अनसुनी कर दी और फिर से बाकियों से बातें करने लगी। क्या आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? मैरी ने पूछा। इतनी तेज सीटी की आवाज है ये? यहाँ कोई सीटी की आवाज नहीं आई, चुप हो जाओ। उसकी दादी ने धीमी आवाज में मैरी से कहा। आप लोग भी सुन सकते हो, मुझे पता है, मैरी ने कहा। यह कुछ ऐसी आवाज है जैसे कोई अपने बड़े नुकीले नाखून किसी ब्लैक बोर्ड पे घिस रहा है, पर फिर भी थोड़ी अलग है, मानो कोई अजीब जानवर जोरों से सीटी बजा रहा हो। तुमने कुछ नहीं सुना और ना ही हमने। अब चुपचाप बैठ जाओ और हम सबके साथ प्रेयर बोलो, मैरी की दादी ने धीमी आवाज में गुस्से से कहा। सभी लोगों ने अपनी आंख बंद कर ली
और नर्वसली एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या आप लोग कैसे ये आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? ये धीरे धीरे और तेज होती जा रही है। मेरे सिर में दर्द होने लगा है अब, मैरी ने रोते हुए कहा। और उतना कहते ही वो सीटी बजाने लगी और उस आवाज का जवाब देने लगी। जैसे ही मैरी ने सीटी बजाकर उस आवाज का जवाब दिया, सारे लोग डर से कांप गए। मैरी सीटी बजाती रही और दूसरी ओर उसके दादी ने जमीन पर एक क्रॉस बनाया और बाकी लोग आंख बंद करके प्रेयर करने लगे। थोड़ी देर बाद सीटी की आवाज रुक गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी लोग उठकर घर में चले गए और अपने अपने बेड पर जाकर सो गए। आधी रात हुई तो मैरी की दादी को जोरों की चीख सुनाई दी, जो कि मैरी के कमरे से आ रही थी। उसकी दादी भागते हुए उसके कमरे में गई और दरवाजा खोल जो उन्होंने देखा, वो देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा रूम खून से लथपथ था। चारों ओर बस खून के धब्बे थे, पर मैरी का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ दिनों बाद उसका शरीर जंगल में एक पेड़ से उल्टा लटका पाया गया। उसका गला बुरी तरह काटा हुआ था और उसके हाथ पैर दूसरी ओर बेंड करके टूटे हुए थे। सबसे भयानक उसका चेहरा था, जो कि पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें इस तरह फटी हुई थी मानो उसने खुद की मौत अपने आंखों से देखी थी। पुलिस का मानना है कि यह किसी जानवर का काम था और उन्होंने केस बंद कर दिया, पर गांव वालों और उसकी दादी को असलियत पता थी कि जो कोई भी एल टुंची को जवाब देता है, उसकी किस्मत फिर एक काले साए के हाथों में जाती है। एल टुंची से ही जुड़ी एक और कहानी काफी सुनाई जाती है, जो कि एक 14 साल की लड़की की है। 14 साल की जेन, जिसके पिता एक पेरू के ही किसी छोटे से गांव में टीचर की नौकरी करते थे। एक दिन जेन अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी कि उसने एक काला साया जंगल की झाड़ियों के बीच देखा। उसने एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनी और उस आवाज के जवाब में खुद भी सीटी बजाने लगी। उसके पिता जब घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी विंडो पे खड़ी एक अजीब सी आवाज में सीटी बजा रही थी। जेन, तुम कर क्या रही हो वहां पे? पिता ने पूछा। वहां पेड़ों के पीछे छुपी हुई परछाई के साथ सीटी बजा के खेल रही हूँ, जेन ने जवाब दिया। जेन का जवाब सुन उसके पिता के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने एल टुंची की कहानियां सुनी थी। घबराते हुए उन्होंने अपनी बेटी को पकड़ा और उसे सीधा उसके बेडरूम में ले गए। उन्होंने बेडरूम के दरवाजे को एक लकड़ी और कुछ खिलों से सील कर दिया और सारी खिड़कियों को बंद। जेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा ये क्या कर रहे हैं। वो डरी सहमी बस उन्हें देखी जा रही थी। उसने देखा कि उसके पापा अपने नी पे बैठ आसपास कैंडल्स जलाने लगे। वो रोते हुए अपने पापा से पूछ रही थी कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया है आपको? और उसके पापा बस एक ही रट लगाए जा रहे थे, एल टुंची, एल टुंची। अचानक उसने बेडरूम के दरवाजे पर एक जोरों की दस्तक सुनी। वो दस्तक ऐसी थी मानो कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। बिना कोई वक्त गवाए जेन के पिता ने जेन को क्लोजेट में धक्का मारा और क्लोजेट बंद कर उसकी चाबी को लॉक में फंसाकर तोड़ दिया। क्लोजेट के अंदर डरी सहमी जेन बाहर अपने पिता को रोते हुए प्रेयर्स बोलते हुए सुन रही थी कि तभी उसने बेडरूम के डोर के टूटने की आवाज सुनी और उसके साथ ही उसके पिता की चीखें। बेडरूम विंडो के ग्लास की टूटने की आवाज से जेन और डर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसके पिता की चीखें दूर जाने लगी और कुछ समय बाद सब शांत हो गया। अगले दिन जब एक पड़ोस में रहने वाले आदमी ने जेन के घर की खिड़की टूटी हुई पाई तो वो जांच पड़ताल के लिए उनके घर में आ गया और जेन को क्लोजेट में छुपा देख उसके होश उड़ गए।
जेन को बहुत गहरा शॉक लगा, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके पिता का आज तक कुछ पता नहीं चला। उसे उसकी आंट और अंकल ने गोद ले लिया। इस बात को कई साल हो गए हैं, पर आज भी जेन रात को क्लोजेट के अंदर ही सोती है। वो कहती है कि उसे डर लगता है कि एक दिन एल्टुनची उसे ले जाने के लिए जरूर वापस आएगा। अमोल रात होने से पहले ही घर से निकल चुका था। चारों तरफ कोहरा और शाम की ठंडी हवा अमोल को छूते हुए जा रही थी। सूरज काले बादलों के पीछे छुपा था। अमोल एक ऐसे सफर पे था जो वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। अमोल काफी जल्दी अपने मौसी के घर पहुंचना चाहता था, जो कि कुछ गांव छोड़ के ही था। अपनी फैमिली जो उसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उनसे मिलने के लिए बेताब था। अमोल के माता पिता और बीवी बच्चे ऑलरेडी 2 दिन पहले ही गांव पहुंच चुके थे। अमोल के कजिन की वेडिंग थी। शादी की रस्में 2 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी थी। उसकी मौसी ने उन्हें कहा था कि सबको सारी रस्में अटेंड करनी है, लेकिन अमोल को उसके क्लिनिक में एक इमरजेंसी केस के कारण घर पे ही रुकना पड़ा। अमोल खाली रोड पे काफी तेजी से गाड़ी चला रहा था। अमोल काफी खुश था कि फाइनली वो अपने बिजी स्केड्यूल से दूर शादी अटेंड करने जा रहा था। रिलेटिव से इतने सालों बाद मिलना और थोड़ा टाइम गांव में बिताने की सोच से ही अमोल काफी खुश था। रोड का एक मोड़ आते ही अमोल ने गाड़ी का ब्रेक जोरों से दबाया और उसके गाड़ी के टायर एक तेज आवाज करके रुके। एक औरत अचानक अमोल के गाड़ी के सामने आ गई थी। अमोल की सांसें मानो रुक सी गई थी। वो गाड़ी से बाहर निकला, उस औरत को देखने लगा जो नीचे जमीन पे बैठी थी। अमोल ने उस औरत से पूछा कि वो ठीक तो है। वो औरत काफी डरी सहमी सी नजर आ रही थी। वो औरत जमीन से उठी और रोड के किनारे जाके खड़ी हो गई। अमोल ने सही समय पे ब्रेक लगा के उसकी जान बचा ली थी। उसने उस औरत से पूछा कि वो इस समय इस सुनसान से रास्ते पर अकेली क्या कर रही है। वो औरत अभी भी डर से कांप रही थी। अमोल ने उससे पूछा कि क्या वो उसकी कोई हेल्प कर सकता है। उस औरत ने कहा कि अगर वो उसे शरणपुर तक ड्रॉप कर देगा तो काफी एहसान होगा। अमोल ने बताया कि वो भी शरणपुर ही जा रहा है, वो उसे उसके गांव छोड़ देगा। अमोल ने उस औरत से उसका नाम पूछा और वो शरणपुर में किसके घर जाना चाहती है। उसने बताया कि उसका नाम तृप्ति है और वो काफी एहसानमंद होगी अगर अमोल उसे समर सिंह के घर, जो उसके मामा है, वहां छोड़ दे तो। अमोल और तृप्ति दोनों कार में बैठ गए और अमोल ने कार स्टार्ट की। कुछ समय तक दोनों ने कुछ नहीं कहा और अब तक तृप्ति भी थोड़ा रिलैक्स हो चुकी थी। जो देख अमोल ने तृप्ति से पूछा कि क्या वो बता सकती है कि इस समय इस सुनसान रोड पे वो कर क्या रही थी। तृप्ति का चेहरा अचानक इमोशनल हो गया और उसने बताया कि उसकी सौतेली माँ उसकी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से शादी करने वाली थी, जिसके बदले में उन्होंने उस बूढ़े आदमी से काफी सारे पैसे लिए। पर जब तृप्ति ने शादी से इनकार किया तो उसे काफी मारा गया और उसे घर पे बंद कर दिया गया। पिछली रात तृप्ति को एक मौका मिला और वो उस कैद से भाग गई और तब से वो बस भागे जा रही है कि कहीं वो लोग उसे पकड़ के फिर से बंदी ना बना दे। अमोल ने तृप्ति से कहा कि उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसके साथ सेफ है और वो उसे उसके मामा के घर जल्द से जल्द ज़रूर ड्रॉप कर देगा। अमोल गाड़ी चलाते हुए तृप्ति से बात कर रहा था और उसने बताया कि वो अपने मौसी के घर उसके कजिन की शादी में जा रहा है और वो लोग कुछ घंटों में वहां पहुंच जाएंगे। काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद अमोल और तृप्ति शरणपुर गांव पहुंच गए। अमोल ने
तृप्ति से उसके मामा के घर का रास्ता पूछा। अमोल ने सोचा कि वो पहले उसे उसके मामा के घर ड्रॉप करेगा और फिर वहीं से अपनी मौसी के घर चला जाएगा। तृप्ति ने अमोल को रास्ता बताया और जब वो लोग समर सिंह के घर के सामने पहुंच गए तो अमोल कार से नीचे उतरा और दरवाजे पे दस्तक दी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला। अमोल ने खुद का इंट्रोडक्शन दिया और समर सिंह के बारे में पूछा। उस आदमी ने बताया कि वही समर सिंह है। अमोल ने उन्हें बताया कि वो उनकी भांजी को ड्रॉप करने आया है। ये सुन समर सिंह के चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। अमोल की आंखें फटी की फटी रह गई जब समर सिंह ने बताया कि कुछ साल पहले ही तृप्ति को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीट पीट कर उसे हाईवे पे मरने के लिए छोड़ दिया था और उसकी वही मौत हो गई। जब अमोल और समर सिंह अमोल की कार चेक करने आए तो उन्हें तृप्ति कहीं नजर नहीं आई सिवाय उसके दुपट्टे के जो कि कार के सीट पे पड़ा हुआ था। अमोल वही जम सा गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने रियलाइज किया कि पूरे समय जिसके साथ वो सफर कर रहा था, जिसने उससे बात की, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। सच ये है कि उस रात जब तृप्ति अपने सौतेली माँ के घर से छूट गई तो वो काफी समय तक भागती रही, इस डर से कि वो लोग उसके पीछे आएंगे और उसे वापस पकड़ के ले जाएंगे। पर भागते भागते वो एक तेज गाड़ी जिसमें कुछ नशे में धुत 2 लड़के थे उससे टकरा गई और उसकी हेल्प करने के बजाय उन लोगों ने उसका फायदा उठाया और उसकी जान ले ली। हालांकि उसका नाम तृप्ति था, जिसका मतलब है हर दर्द या मुसीबत से मुक्ति पाना, और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। वो अंधेरे में जाती तेज गाड़ियों के सामने अचानक से आ जाती है और लोगों की परीक्षा लेती है कि क्या वो उसकी हेल्प करते हैं या नहीं। अगर वो लोग उसकी हेल्प करते हैं तो वो उन्हें बिना कोई चोट या नुकसान पहुंचाए छोड़ देती है, और अगर किसी का इरादा एक बेसहारा लड़की का फायदा उठाने का होता है तो उन्हें उसकी कीमत अपनी जान गंवा के भरनी पड़ती है। इसलिए उसकी रूह आज भी उसके जान लेने वालों को ढूंढ रही है ताकि वो उनसे अपना बदला ले सके और उसे तृप्ति मिले। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक होटल रूम 310 की है जो यूनाइटेड स्टेट्स में बेस ओरेगॉन में है। होटल के मालिक ने इस बात को छुपाने के लिए काफी कुछ किया, पर फिर भी धीरे धीरे ये कहानी लोगों तक पहुंच ही गई। उस प्लेस का नाम है द ओरेगॉन केव्स शैटू। एक औरत वॉशिंगटन से अपने घर जा रही थी जो कि कैलिफोर्निया में था। शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे स्नो भी पड़नी शुरू हो गई थी। अंधेरा होने से पहले वो ओरेगॉन के ही एक छोटे से टाउन में पहुंच गई जहां उसने सोचा कि आज की रात यही स्पेंड करना सेफ होगा। थकान और भूख के चलते उसने डिसाइड किया कि उसे जो भी पहला होटल दिखेगा वो वहीं रुक के रात गुजार लेगी। कुछ देर चलते ही उसे एक पुराना होटल दिखाई दिया जो कि मेन रोड पे ही था। गाड़ी पार्किंग में लगाकर वो होटल के अंदर गई। होटल की लॉबी पुराने वुड से बनी हुई थी और वहां एक अधेड़ उम्र का क्लर्क खड़ा उस औरत को देख मुस्कुरा रहा था। उस औरत ने अपनी आईडी दिखाई और एडवांस पेमेंट करके क्लर्क ने उसे उसके रूम की चाबी पकड़ाई। उसका रूम 3rd फ्लोर पे था और रूम नंबर था 310। एक नौकर ने लगेज रूम तक ले जाने में मदद की। वो लोग 3rd फ्लोर पे पहुंच गए। उस औरत ने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला
की गर्म हवा का एक झोंका उसके चेहरे को छूते हुए गुजरा। उस गर्म हवा के साथ कुछ और भी था जो उस औरत को डर का एहसास दे रहा था, जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। काफी भारी और डिप्रेसिंग सी फीलिंग थी जिसे उसने अपने शब्दों में विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट ऑफ द इविल बयां किया। उसे लगा कि वो मानो अभी बेहोश हो जाएगी। उसे लगा कि उसने मानो किसी भट्टी में कदम रख दिया हो। नौकर रूम के अंदर गया और उसने रेडिएटर के नॉब्स चेक किए और एक विंडो खोल दी। रूम धीरे धीरे ठंडा होने लगा था, पर वो भारी भारी सी फीलिंग अभी भी उस कमरे में एक गर्म हवा के झोंके के रूप में घूम रही थी। उस औरत ने रूम का दरवाजा बंद किया और नहाने चली गई। जब वो नहा के आई तो उसने देखा कि जो दरवाजा उसने नहाने जाने से पहले बंद किया था वो उसके आने के बाद खुला पड़ा था। वो इतनी थक चुकी थी कि उसने बिना कुछ सोचे दरवाजा बंद कर दिया और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना चाहा। उसने जब ऑर्डर करने के लिए होटल का फोन अपने कानों पे लगाया तो उसने जो सुना वो सुन उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा एहसास हुआ कि फोन की दूसरी ओर कोई धीमी आवाज में उसे कुछ कह रहा था। उसने जल्दी से फोन रखा और बिना कुछ ऑर्डर किए सोने की कोशिश करने लगी। उसे अब भी ऐसा एहसास हो रहा था मानो कोई उसके कानों में कुछ विस्पर कर रहा हो। विंडो की ओर जाओ, विंडो की ओर जाओ, विंडो से कूद जाओ। वो आवाज मानो धीरे धीरे उसके दिमाग में घुसने लगी और उसे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा अगर ये आवाज ऐसे ही आती रही तो वो खुद को विंडो से बाहर कूदने से रोक नहीं पाएगी। उसने उसकी बेडशीट का एक छोर अपने हाथ से बांध लिया और दूसरा छोर बेड से, ताकि वो चाह के भी विंडो तक न जा सके। जब उसे लगा कि अगर वो कुछ देर और इस रूम में रही तो वो खुद की ही जान ले लेगी, तो वो रेंगते हुए किसी तरह उस रूम से बाहर आई। रूम से बाहर आते ही वो आवाजें बंद हो गई। वो भागते हुए लॉबी में आई और स्टाफ को आवाज लगाने लगी और अब इस होटल में एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। उसकी आवाज सुन स्टाफ से एक आदमी भागते हुए उसके पास आया। उसने उसे बताया कि अगर मैं एक रात उस कमरे में रुक गई तो मैं सुबह तक मर जाऊंगी। उसने बिना पैसों की परवाह करते हुए क्लर्क को उसका सामान रूम से लाने कहा और बिना कुछ पूछे या उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट करने की बात किए क्लर्क ने उसका सामान बुलवाया और उसे पूरे पैसे वापस कर दिए। उसने वो होटल तुरंत रात को ही छोड़ दिया। एक दूसरे होटल में चेक इन कर उसने एक दिन और रुकने का सोचा। उसे जानना था कि उस होटल में क्या राज छुपा है और उसे यह सब क्यों एक्सपीरियंस हुआ। अगले दिन वो लोकल लाइब्रेरी गई ताकि उस होटल की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता कर सके। एक बूढ़ी लाइब्रेरियन डेस्क पे बैठी थी, जिसके पास जाकर उस औरत ने पूछा, मैं बस ऐसे ही कुछ पता करना चाह रही थी कि वो पुराने होटल में कभी कुछ शॉकिंग हुआ था क्या। उस बूढ़ी लाइब्रेरियन ने एक अजीब सी नजर से उस औरत को देखा और उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला उस होटल के बारे में? लोगों को तो काफी साल लग गए उस बात को दबाने में। लाइब्रेरियन ने फिर उस औरत को बताना शुरू किया। ये 1948 की बात है। एक शाम एक कपल ने उस पुराने होटल में चेक इन किया, मिस्टर एंड मिसेस ऑस्कर स्मिथ के नाम से। अगले दिन होटल के एम्प्लॉयज ने उस यंग लेडी की लाश होटल के साइडवॉक पे पड़ी पाई, रूम 310 के बिल्कुल नीचे। जिस आदमी ने उसका पति बताते हुए उस होटल में रजिस्टर किया था वो गायब था। पहले सबको लगा कि यह सुसाइड होगा, लाइब्रेरियन ने कहा। फिर किसी की नजर उस औरत की मुट्ठी की ओर गई और जब उसे खोला तो उसमें घुंघराले काले बालों का एक गुच्छा था।
जो किसी औरत के बालों का नहीं था। पुलिस ने काफी ढूंढा पर मर्डरर आज तक नहीं मिला और ये राज आज भी राज ही है कि उस औरत को किसने मारा। वैसे क्या संयोग की बात है ना, लाइब्रेरियन ने हंसते हुए कहा कि ये इंसिडेंट कल ही 5 नवंबर को 40 साल पहले हुआ था। पाँच साल के लंबे समय के बाद प्रियंका यूएसए से वापस अपने पेरेंट्स को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। उसकी पढ़ाई इंडिया में ही हुई थी। ग्रेजुएट होने के बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूएस चली गई थी। आज वो सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट बन चुकी थी। एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर थी। उसने यूएसए में एक 2 BHK का फ्लैट और एक खूबसूरत कार ले रखी थी। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी वो काफी सिंपल लिविंग वुमन थी। अब उसने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स को भी अपने पास बुला लेगी और वो लोग साथ में ही रहेंगे। इसलिए वो इंडिया वापस आई थी। उसके पेरेंट्स को भी अपनी बेटी के साथ रहने की काफी खुशी थी। उनके लिए सारे अरेंजमेंट कर और उनके कुछ इंपॉर्टेंट सामान के साथ वो लोग यूएसए चले गए। 2 साल बाद प्रियंका फिर से इंडिया वापस आई। उनका घर जो कि 2 सालों से खाली पड़ा था, वो बेच के वो परमानेंट यूएसए में शिफ्ट होने वाली थी। उसने कुछ लोकल ब्रोकर से बात की ताकि उनके घर के लिए कोई अच्छी फैमिली मिल सके। उसके पापा के कहने पर उसके अंकल जो कि पास के ही दूसरे शहर में रहते थे, वो उसकी इस काम में हेल्प करने आ गए। वो एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि कुछ सालों में ही रिटायर होने वाले थे। दोनों मिलकर उस घर को बेचने के काम में लग गए। प्रियंका पास के ही किसी होटल में रुकना चाहती थी और खुद के लिए और उसके अंकल के लिए रूम बुक करने के लिए जैसे ही उसने अपना फोन निकाला तो देखा उसके फोन का नेटवर्क पूरी तरह से नील था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग आज रात उनके घर में ही बैठेंगे। और वैसे भी उन्होंने पूरा घर अच्छे से नहीं देखा था। उनके घर के पीछे एक पुराना कुआं था। जब प्रियंका उस कुएं को देखने घर के पीछे गई तो उसने देखा कि एक सफेद कपड़ा जिसमें खून के धब्बे लगे थे वो कुएं से लटक रहा था। वो अपने अंकल को ये बात बताने गई और जब वो दोनों फिर से वहां आए तो वो कपड़ा वहां से गायब था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी आंखों का कोई धोखा होगा और वो लोग घर में वापस चले गए। रात को प्रियंका ने 2 रूम साफ किए जहां वो और उसके अंकल दोनों रात को सो सके। उसके अंकल बाहर डिनर के लिए कुछ लाने गए थे। वो पूरे घर में अकेली थी। साफ सफाई करते वक्त उसकी नजर एक डॉल पे पड़ी जिसके साथ वो बचपन में काफी खेला करती थी। उस डॉल को देख उसके आंखों में पानी आ गया और वो अपनी बचपन की यादों में खो गई। डॉल काफी पुरानी हो चुकी थी। उसके कपड़े काफी गंदे और उस पर कुछ रेड और ब्राउन कलर के पैचेस थे। उसने सोचा शायद इतने सालों से इस हालत में पड़े पड़े इस डॉल का ये हाल हो गया होगा। तो वो सीधा बाथरूम की ओर गई और एक पानी से भरे टब में उसने उस डॉल को डालकर छोड़ दिया। उसी वक्त उसके अंकल भी घर आ गए और वो डिनर के लिए प्रियंका को बुलाने लगे। दोनों ने साथ में बैठकर डिनर किया और 9:30 बजे तक वो अपने अपने रूम में सोने चले गए। पर उन्हें नहीं पता था कि ये रात उनके लिए काफी लंबी होने वाली थी। करीब 12:30 बजे थे और दोनों सो चुके थे कि प्रियंका को उसके कमरे के बाहर से एक आवाज आई। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो। प्रियंका वो आवाज सुन अपने रूम से बाहर आई और उसने देखा कि बाथरूम का डोर खुला हुआ है।
और कोई बाथरूम के अंदर गया। उसने सोचा कि शायद उसके अंकल होंगे, पर जब उसने अपने अंकल के रूम की ओर देखा तो उनके रूम का डोर बंद था। वो डर गई और धीरे धीरे बाथरूम की ओर जाने लगी। जो उसने बाथरूम में देखा वो देख उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि बाथरूम के फ्लोर पे पैरों के निशान है जो खून से बने हुए थे। वो पैरों के निशान सीधा उस टब की ओर जा रहे थे जिस टब में प्रियंका ने अपनी डॉल डुबा कर रखी थी। वो टब की ओर गई और उसने देखा कि पूरा टब खून से भरा पड़ा है। ये नजारा देख उसकी चीख निकल गई और वो अपने अंकल की ओर भागने लगी। उसने अंकल के रूम का डोर ओपन किया और प्रियंका ने उन्हें बताया कि बाथरूम में टब पूरा खून से भरा हुआ है और वहां खून के पैरों के निशान भी हैं। ये सारी बातें सुन अंकल बाथरूम की ओर गए और जब उन्होंने उस टब को देखा तो उस टब में पानी भरा हुआ था और वो डॉल उसमें डूबी हुई थी और कहीं भी खून के पैरों के निशान नहीं थे। वो प्रियंका के पास आए और उसे शांत कराते हुए कहा कि इतना लंबा सफर करने के बाद और सारा दिन घर में काम करने के कारण वो थक चुकी है और ये सब उसके हैलुसिनेशंस है। इतना कहकर उन्होंने प्रियंका को उसके रूम में भेज दिया। प्रियंका जब अपने रूम में गई तो उसकी नजर एक दीवार पे लगी पेंटिंग की ओर गई। वो पेंटिंग सनराइज की थी पर सन के ऊपर कुछ रफ मार्क्स बने हुए थे और वो पूरी तरह रेड था। उसने सोचा कि शायद ये पेंटिंग ऐसी ही होगी और वो अपने बेड पे सोने चली गई। वो अपनी आंख बंद करने ही वाली थी कि उसने देखा एक भयानक चेहरे वाली औरत उसके ऊपर सीलिंग से उसे देख रही थी। उसके सिर से खून निकल रहा था और उसके कपड़े आधे फटे हुए थे। वो सीधा उसके ओर आई और उसका गला दबाने लगी। प्रियंका जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसकी आवाज सुन उसके अंकल जब उसके कमरे में आए तो वहां प्रियंका के अलावा कोई नहीं था। उसने अपने अंकल को सब कुछ बताया पर उसके अंकल ने उसे डांटा और चुपचाप सोने की सलाह देकर रूम से चले गए। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आ रहा था पर डर से उसने भी अपनी आंखें बंद की और वो सोने की कोशिश करने लगी। उसके अंकल अपने रूम में गए और उन्होंने देखा कि उनके रूम में एक औरत की पेंटिंग है। उन्हें वो पेंटिंग कुछ सही नहीं लग रही थी। वो पेंटिंग देख ही रहे थे कि तभी पेंटिंग में बनी औरत उनकी ओर पलटी और रोने लगी। ये देख वो जमीन पर गिर गई और जब वो उठे तो उस पेंटिंग से वो औरत गायब थी। उन्होंने अपना पिलो लिया और वो बाहर हॉल में सोने चले गए। अगली सुबह करीबन 10 बजे ब्रोकर एक फैमिली के साथ आया और बताया कि वो लोग इंटरेस्टेड है और वो घर खरीदना चाहते हैं। प्रियंका ने उन्हें अंदर बुलाया और उन्हें पूरा घर दिखाने लगी। उस फैमिली में एक कपल और उनकी 7 साल की बेटी थी। घर दिखाते समय प्रियंका को अब भी रात का इंसिडेंट डरा रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो उसे कोई देख रहा है, पर फिर भी वो सब कुछ भूलकर बस उस फैमिली पे फोकस कर रही थी। उस फैमिली को घर काफी पसंद आया और उन्होंने बताया कि वो घर खरीदेंगे। प्रियंका ने कहा कि वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके फाइनल प्राइस दोपहर तक बताएगी। उस छोटी बच्ची की नजर प्रियंका के डॉल पर गई और उसने वो डॉल अपने पिता के पास ले जाकर पूछा कि क्या वो ये डॉल रख सकती है।
प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, तुम ये डॉल रख सकती हो, और उसे वो डॉल दे दी। फैमिली ने प्रियंका का नंबर लिया और अपनी कार में बैठकर चले गए। वो फैमिली रास्ते में ही थी कि उन्हें प्रियंका का कॉल आया और उसने बताया कि उसके पेरेंट्स भी रेडी है और वो घर खरीद सकते हैं। फैमिली ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो गई। प्रियंका भी काफ़ी खुश थी। उसने अपने अंकल को कॉल किया और बताया कि उनका घर काफ़ी जल्दी बिकने वाला है और वो किचन में जाकर कुछ खाने के लिए बनाने लगी। कुछ देर बाद उसे एक फ़ोन आया और उसे पता चला कि जो फैमिली उनका घर खरीदने के लिए रेडी थी, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। और वो लोग हॉस्पिटल में है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंची और देखा कि वो फैमिली ठीक थी। इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बाद भी उन्हें बस कुछ छोटी मोटी खरोंचें ही आई थी। ये देख वो सरप्राइज थी और तभी उसकी नज़र हॉस्पिटल में एक चेयर पर पड़ी जहां वो डॉल बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रियंका की ओर देखकर स्माइल कर रही हो। प्रियंका वो देख डर गई और वहां से सीधा अपने घर की ओर निकल गई। वो रास्ते में ही थी कि उसकी नज़र उसके बैक सीट पे पड़ी जहां वो डॉल बैठकर उसकी ओर देख रही थी। प्रियंका ने अपनी कार रोकी और एक टैक्सी लेकर अपने घर वापस आ गई। वो अपने रूम में गई ही थी कि उसने वही डॉल उसके बेड पर पाई। प्रियंका रूम से बाहर भागते हुए आई और अपने अंकल को कॉल लगाना चाहा, पर फ़ोन में नेटवर्क ना होने के कारण वो कॉल नहीं लगा पाई। वो एक दूसरे कमरे में जाकर कबर्ड में छुप गई। वो बुरी तरह से डरी सहमी हुई थी और काँप रही थी कि तभी उसने देखा कि वही डॉल उसी के साथ उस कबर्ड में थी, पर उसे इस बार वो डॉल थोड़ी डिफरेंट लगी। उसका मुस्कुराता चेहरा मानो डरा और सहमा सा हो गया था। ये देख प्रियंका उस डॉल की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने उस डॉल को टच किया, वो जैसे किसी दूसरी जगह चली गई। उसने देखा कि वो एक खंडर से पड़ी किसी फैक्ट्री में थी और उसके सामने एक रिपोर्टर जिसका नाम सुनेहा था, वो एक दरवाजे से छुपकर कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उसके थोड़े पास जाने पर प्रियंका को रियलाइज हुआ कि वो ड्रग्स स्मगलिंग की किसी ग्रुप की फुटेज रिकॉर्ड कर रही थी। वहाँ 3 आदमी थे जिनके पास काफ़ी सारा ड्रग्स था। वो लोग ड्रग्स को एक ट्रक के अंदर लोड कर रहे थे और सब कुछ सुनेहा ने अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया था। उनके पास ड्रग्स के अलावा काफ़ी सारी गोल्डन बिस्किट्स, एंटिक्स, डायमंड्स और एक्सपेंसिव ज्वेलरी थी। उन्होंने सब कुछ उस ट्रक में लोड किया और निकलने ही वाले थे कि सुनेहा ने अपना बैलेंस खो दिया और वो दरवाज़ा खोल सीधा उन तीनों के सामने गिर गई। उन्होंने उसे देख लिया। सुनेहा अपनी जान बचाते हुए वहां से भागी और वो आदमी उसके पीछे। भागते भागते सुनेहा प्रियंका के खाली पड़े घर में चली गई, पर उनमें से एक आदमी ने उसे घर के अंदर जाते हुए देख लिया था और वो उसे फॉलो करते हुए बाकी 2 आदमियों के साथ घर के अंदर चला गया। सुनेहा प्रियंका के रूम में गई और उसके बेड के नीचे छुप गई, पर उन्होंने उसे ढूंढ लिया और उसका पैर खींचकर उसे बेड के नीचे से बाहर निकाला। सुनेहा का फोन हाथ से छूट गया, पर अब भी वो वीडियो मोड पे ही था। उन तीनों ने सुनेहा को पकड़ा जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को पकड़ता है और एक के बाद एक उन्होंने सुनेहा का रेप किया और लास्ट में उसके सर पे एक रॉड मारकर उसकी जान ले ली। उसके खून के कुछ छींटे उस डॉल पे आ गिरे। उन दरिंदों ने उसकी बॉडी घर से बाहर निकाली
और घर के पीछे बने हुए कुएं में उसकी लाश फेंक कर वहां से चले गए। प्रियंका को अब सब कुछ समझ आने लगा था कि ये सब क्यों हो रहा है, और वो सफेद फटे हुए कपड़ों वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सुनेहा है। वो घर से बाहर आई और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां से उसने अपने अंकल को कॉल किया और उनके साथ घर जाकर सुनेहा का फोन ढूंढने लगी। बेड के नीचे जब देखा तो वहां अभी भी फोन पड़ा था। फोन को चार्ज करके जब उन्होंने ये वीडियो देखा तो वो दरिंदगी देख प्रियंका के अंकल ने भी मोबाइल स्क्रीन से मुंह मोड़ लिया। प्रियंका के अंकल एक डेकोरेटेड ऑफिसर थे और क्राइम के अगेंस्ट काफी स्ट्रिक्ट थे। वो कुछ पुलिस वालों के साथ उस प्लेस पे पहुंचे जहां सुनेहा ने ड्रग रैकेट को कैप्चर किया था, और वहां रेड मारी तो उन्हें काफी डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स, एंटीक्स और गोल्ड मिले। उन तीनों को पकड़ लिया गया और कोर्ट ट्रायल्स के बाद तीनों क्रिमिनल्स को 20 साल की जेल और 38 लाख की पेनाल्टी की सजा दी गई। जब उन तीनों ने प्रियंका को देखा तो उनके लीडर ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने तेरी फोटो उस घर में देखी थी, जल्द ही वो सब मैं तेरे साथ करूंगा। कोई भी जेल हमें कैद नहीं कर सकता। और फिर वो वैन में चले गए। प्रियंका ने वो डॉल अपने अंकल को दे दी और उन्होंने उसे उस वैन के अंदर फेंक दिया। वैन के वहां से निकलने के 1 घंटे बाद एक न्यूज आई। जो पुलिस वैन उन तीनों रेपिस्ट को ले जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया, और सरप्राइजिंगली सारे हवलदार उस एक्सीडेंट में बच गए। उन्हें छोटी मोटी खरोंचे ही आई, पर कार में आग लग जाने के चलते वो तीनों रेपिस्ट उस वैन के साथ जल के राख हो गए। प्रियंका जब अपने घर पहुंची तो उसने पाया कि उसके रूम में सुनेहा अपने हाथों में वो डॉल लिए खड़ी थी। उसने प्रियंका को थैंक यू कहा और हवा में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद प्रियंका को कॉल आया। वो फैमिली जो हॉस्पिटल में थी वो अब भी उनका घर खरीदना चाहती थी। जैसे ही वो लोग डिस्चार्ज हुए उन्होंने वो घर खरीद लिया। प्रियंका और उसके अंकल काफी खुश थे। प्रियंका ने घर छोड़ा और एक टैक्सी कर सीधा एयरपोर्ट चली गई। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर एक खूबसूरत लड़की देख प्रियंका के साथ इररिलेवेंट वर्ड्स यूज कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचकर प्रियंका ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और एयरपोर्ट के अंदर जाने लगी। चलते चलते प्रियंका रुकी और पीछे पलटकर उस टैक्सी ड्राइवर से कहा, हैप्पी जर्नी। टैक्सी ड्राइवर थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि वो लड़की खुद अब्रॉड जा रही है और उसने उसे हैप्पी जर्नी क्यों कहा। उसने अपना मीटर लगाया और वहां से चला गया, पर कुछ दूर जाने के बाद जब उसकी नजर पीछे बैक सीट पर गई तो उसने देखा कि उसके बैक सीट पर एक डॉल रखी हुई है। मेरे घर के पास एक काफी पुराना स्कूल है जो कि लगभग पिछले 15 साल से बंद पड़ा हुआ है। ये माना जाता है कि वो स्कूल हॉन्टेड है। मुझे और मेरे दोस्तों को एडवेंचर्स काफी पसंद है और हम ऐसी हॉन्टेड और डरावनी जगह पे काफी बार जा चुके हैं, पर आज तक इस स्कूल में जो कि मेरे घर के इतने पास है वहां नहीं गए। ये कहा जाता है कि आज तक जो भी उस स्कूल के अंदर गया है वो कभी वापस जिंदा बाहर नहीं आया। किसी को नहीं पता कि उस स्कूल में क्या हुआ था और ना ही कोई जिंदा बचा है अंदर जाने वालों में से जो कि बता सके। पर कुछ तो अजीब और रहस्यमय है इन स्कूल के दीवारों के पीछे। हर अमावस्या की रात को आसपास से गुजरने वालों को एक औरत की आवाज सुनाई देती है।
किसी को औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती है तो किसी को उसकी चीखें। मेरे एक दोस्त ने एक शाम हम सबको स्कूल के ग्राउंड पे आने के लिए कहा। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी जो कि इस माहौल को और डरावना बना रही थी। हम सब स्कूल के ग्राउंड में जमा हुए और सबने अपनी टॉर्च चेक की। हमने डिसाइड किया कि हम आज स्कूल के पीछे का राज पता करके रहेंगे। हम सब स्कूल के अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। तभी राहुल को ग्राउंड फ्लोर पे एक खिड़की खुली दिखाई दी। हम सब उस खिड़की से स्कूल के अंदर चले गए। अंदर काफी अंधेरा था और हम बाहर बारिश और कड़कड़ाती बिजली की आवाज अच्छे से सुन पा रहे थे। हम उस रूम से बाहर निकले और कॉरिडोर में चलने लगे। जब हम कॉरिडोर में चल रहे थे तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमने आसपास देखा पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मेरे फ्रेंड जेकब ने हमें रुकने का इशारा किया। हम सब एकदम शांत वहीं के वहीं खड़े थे। जेकब को शायद कोई दिखाई दिया था जो कि कॉरिडोर में खड़ा था। अभिजीत ने अपनी टॉर्च ऑन की और जैसे ही उसने सामने की ओर टॉर्च दिखाई तो हमने देखा कि एक काला साया हमारे सामने से भागते हुए एक क्लासरूम में चला गया। वो जो कुछ भी था 2 पैरों पे नहीं चल रहा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। वैसे तो मैं काफी ब्रेव हूं और मेरे फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने कब्रिस्तान तक पे हाइड एंड सीक खेला है, पर जब मैंने उस काले साए को मेरे सामने से इस तरह भागते हुए देखा तो मेरे पसीने छूट गए। हम सब धीरे धीरे उस क्लासरूम की ओर जाने लगे ताकि हमें पता लग सके कि वो क्या चीज थी। हम क्लासरूम के अंदर गए और देखा कि पूरा क्लासरूम खाली पड़ा था और हमें एक आवाज आ रही थी जैसे कहीं से फ्लोर पे पानी टपक रहा हो। हमने सोचा शायद बारिश का पानी छत पे लीकेज होने के कारण टपक रहा होगा क्योंकि वो स्कूल 15 साल से बंद पड़ा था। पर जब हमने अच्छे से देखा तो हमें रियलाइज हुआ कि वो पानी नहीं, खून था। हमने टॉर्च की रोशनी में सीलिंग की ओर देखा तो जो हमने देखा वो देख हमारे पैर मानो जमीन में धंस गए। हमारे एकदम सामने एक औरत हवा में उड़ रही थी। उसकी हाइट किसी आम इंसान से ज्यादा थी। हमने जब उसे देखा हमें जैसे हार्ट अटैक सा आ गया था। वो जो कुछ भी थी एक इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। उसके चेहरे पे वो डरावनी हंसी मानो एक कान से दूसरी कान तक जा रही थी। उसकी आंख पूरी तरह लाल और उसकी आंखों में एक गुस्सा था। उसका मुंह धीरे धीरे मानो खुलता गया और इतना बड़ा हो गया कि किसी इंसान के लिए वो करना इम्पॉसिबल था। उसके नोकीले और बड़े दांत थे और पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। वो कभी रोने लगती और उसकी आंखों में से खून टपक रहा था तो कभी अचानक से हंसने लगती। मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भागो यहां से। और मैं और मेरे फ्रेंड्स बिना पीछे पलटे भागने लगे। हमें हमारे सामने एक क्लासरूम का दरवाजा खुला दिखाई दिया और हम सब उस क्लासरूम में जाकर छुप गए। हम काफी डर चुके थे। हम सब इतना तेज भाग रहे थे कि हमारी सांसें फूलने लगी थी। हम रूम के बाहर उसकी हंसी सुन पा रहे थे। वो आसपास ही घूम रही थी जैसे वो हमें ही ढूंढ रही हो। हमने आवाज सुनी और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। हम वहां कुछ 5 मिनट ही थे पर वो जैसे 5 घंटे से लग रहे थे। जेकब को हंसने की आवाज सुनाई दी
तो उसने टॉर्च ऑन किया और रूम में देखने लगा। तभी मेरे एक फ्रेंड ने कांपती हुई आवाज में मुझसे कहा, अरविंद, तेरे पीछे। मैंने पीछे पलट के देखा तो वही औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। हम सब ने दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागने लगे। क्लासरूम से बाहर निकलकर हम उस विंडो की ओर जाने लगे जहां से हम सब स्कूल के अंदर आए थे। वो औरत हमारे पीछे भागते हुए आ रही थी और उसकी डरावनी हंसी पूरे स्कूल में गूंज रही थी। वो काफी तेज भाग रही थी। मैं उसे देख के वही बेहोश होने वाला था, पर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे संभाला और लकीली हम सब उस विंडो से बाहर कूद गए और स्कूल से बाहर निकल गए। हम रुके और पीछे पलट के देखा कि वो हमें अभी भी फॉलो कर रही है या नहीं। मैंने देखा कि वो उसी खिड़की के पास खड़ी थी। शायद किसी रीजन के चलते वो उस स्कूल से बाहर नहीं आ सकती थी। वो हमारी ओर देख मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिला के जैसे हमें गुड बाय बोल रही थी। वो जो कोई भी थी काफी डरावनी थी। मुझे नहीं पता उसने हमें क्यों जिंदा छोड़ दिया। शायद वो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। मुझे हाइड एंड सीक काफी पसंद थी, पर उस इंसिडेंट के बाद से मैंने वो गेम कभी नहीं खेला और किसी भी डरावनी जगह पे जाना छोड़ दिया। जब मैंने स्कूल छोड़ा मुझे काफी परेशानी हुई जॉब की तलाश में। कोई भी ऐसी लड़की को काम पर नहीं रखना चाहता था जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन ना हो। मैं इंटरनेट पे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर करके थक चुकी थी क्योंकि मुझे कोई रिप्लाईज नहीं आते थे। एक दिन मैंने एक ऐड देखा। वो जॉब कुछ खास नहीं था, पर मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। ऐड में लिखा था कि वो लोग एक लिव इन बेबी सीटर को ढूंढ रहे हैं जो 3 बच्चों की देखभाल कर सके। उन्होंने मेंशन किया था कि क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है, बस उन्हें एक यंग, रिस्पॉन्सिबल और प्रिटी लड़की चाहिए। मैंने ऐड में दिए गए नंबर पे कॉल किया और आगे से एक औरत ने कॉल आंसर किया। उस औरत की आवाज काफी स्वीट और फ्रेंडली थी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बेबी सिटिंग की जॉब करना चाहती हूं, तब उन्होंने मुझे तुरंत ही वो जॉब दे दी, इवन मुझसे बिना मिले। पर उन्होंने कहा कि मुझे जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा। मैं काफी खुश थी। अगले दिन मैं उस घर पर उस फैमिली से मिलने निकल गई। जैसे ही मैं उनके घर पहुंची, मैंने देखा उनका घर काफी बड़ा और ब्यूटीफुल था, बाहर से भी और अंदर से भी। घर देख के ही लग रहा था कि वो फैमिली काफी अमीर है। वो औरत और उनके हस्बैंड मुझसे मिलने आए। उनके चेहरे पे एक बड़ी स्माइल थी और उन्होंने अपने बच्चों से मुझे इंट्रोड्यूस कराया। उनके 2 लड़के और एक लड़की थी। सेबेस्टियन 6 साल का था, डेमियन 5 साल का और लेनका 4 साल की थी। वो बच्चे काफी शांत और फ्रेंडली लग रहे थे। वो अच्छे से बात करते और कभी आपस में लड़ाई नहीं करते थे और ना ही कोई गंदगी। वो बस सारा दिन खेलते और बुक्स पढ़ते थे। उनके पेरेंट्स ने शाम को बताया कि वो लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं और वो लोग रात को लेट से घर आएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों ने ऑलरेडी खाना खा लिया है, सो मुझे बस उन्हें सुलाना है। बच्चों की मां ने मुझे एक फोन नंबर दिया और कहा कि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो इस नंबर पे कॉल करना। उनके पिता ने मुझे कहा कि अपना ही घर समझो और अगर भूख लगे तो फ्रिज से कुछ ले सकती हो या कुछ बना भी सकती हो। जब उनके पेरेंट्स चले गए तो वो बच्चे चुपचाप सोफे पे बैठकर टीवी देखने लगे। वो काफी शांत थे। मैं भी कुछ देर टीवी देख रही थी और फिर मुझे थोड़ी भूख लगने लगी तो मैं उठी और किचन में जाकर कुछ स्नैक्स ढूंढने लगी।
जब मैं फ्रिज में कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी तो मुझे 2 बड़े जार्स दिखाई दिए जो कि पीछे रखे हुए थे। दोनों जार्स प्लेन ब्राउन पेपर से रैप किए हुए थे और ऊपर से एक रबर बैंड लगाकर सील्ड। मैं सोच रही थी ऐसा क्या हो सकता है उन जार्स में। मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझे जानने पर मजबूर कर दिया और मैंने उनमें से एक जार बाहर निकाला और ब्राउन रैपर निकालकर देखने लगी। उस जार के अंदर लंबे लंबे मीट के स्लाइसेस फ्लोट कर रहे थे और पूरा जार रेड कलर के जूस से भरा पड़ा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस टाइप का मीट है, पर वो पॉर्क या बीफ तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने जहां से वो जार निकाला था वहां उसे वापस रख ही रही थी कि मैंने मेरे पीछे से एक आवाज सुनी और वो सुन मैं चौंक गई और मेरा सिर ऊपर की शेल्फ पे जोर से लगा। जब मैं पीछे पलटी तो देखा कि सेबेस्टियन डोरवे पे खड़ा मुझे घूर रहा था। वो वापस रखो, उसने कहा। वो तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आंखों में वो लुक और उसकी आवाज सुनकर मैं काफी घबरा गई थी। सॉरी, मैंने धीमी आवाज में कहा। मैं तो बस कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। सेबेस्टियन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो बस वहां खड़ा था और मुझे घूरे जा रहा था। मैंने वो जार वापस फ्रिज में रखकर फ्रिज का डोर बंद कर दिया। सेबेस्टियन पीछे पलटा और वापस लिविंग रूम में चला गया। अब मेरी भूख मर चुकी थी तो मैंने भी बच्चों को ज्वाइन किया और लिविंग रूम में उनके साथ बैठकर कार्टून देखने लगी। मैं कोशिश कर रही थी कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ज्यादा ना सोचूं। तभी कार्टून खत्म हो गया और टीवी पे एक न्यूज आने लगी। वो एक टीनेज लड़की के बारे में बता रहे थे जो कुछ दिनों से मिसिंग थी। पुलिस को उसका डिकम्पोजिंग हेड डंपस्टर में मिला। उनका कहना था कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि उसकी बाकी बॉडी का क्या हुआ। मैं वो न्यूज सुनकर काफी डर गई और मुझे लगा कि ऐसी न्यूज सुनकर बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मैंने चैनल चेंज कर दिया और उन्हें सोने के लिए कहा। बच्चों ने बिल्कुल कंप्लेन नहीं की। वो सोफे पर से उठे और सीधा अपने बेडरूम की ओर चले गए। मैंने उन्हें बेड पर सुलाकर उन्हें गुड नाइट कहा और लाइट्स बंद करके नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मुझे काफी बोर हो रहा था और मेरे पास करने के लिए भी कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि कोई मूवी देख लेनी चाहिए। मैं फैमिली के डीवीडी कलेक्शंस में कोई मूवी ढूंढने लगी, पर वहां बस कार्टून्स और डिज्नी की मूवीज थी और मैं अब कार्टून्स देखने की मूड में तो बिल्कुल नहीं थी। बॉटम शेल्फ पर मैंने एक पुराना VHS टेप देखा। उनमें से एक पर काफी स्ट्रेंज टाइटल था, M गर्ल्स। मैं क्यूरियस थी कि इसमें क्या हो सकता है, तो मैंने डिसाइड किया कि ये टेप देखा जाए। मैंने वो वीडियो टेप VCR में लगाया और प्ले की बटन प्रेस कर दी और सोफे पे जाकर बैठ गई। पहली चीज मैंने नोटिस की कि वो इसी घर का वीडियो था और फैमिली ने शायद ये वीडियो रिकॉर्ड किया होगा। पेरेंट्स और बच्चे काफी खुश लग रहे थे। वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे। मैं बस वो वीडियो बंद करने ही वाली थी कि मैंने किसी और को उस वीडियो में नोटिस किया। वो एक लड़की थी जिसकी एज 17 से 18 साल की होगी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो शायद मुझसे पहले वाली कोई बेबी सीटर होगी। वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे कहीं देखा है। हो सकता है कि वो मेरे स्कूल में ही हो। कि तभी मैं कुछ याद करके चौंक गई। ओह माय फ्रीकिंग गॉड! वो वही न्यूज रिपोर्ट वाली मिसिंग लड़की थी। मैंने जल्दी से वो टेप बाहर निकाला और उसे केस में रख दिया। मुझे फ्रिज में रखे जार्स का ख्याल आया। मुझे देखना होगा कि उस जार्स में क्या है। मैं भागते हुए किचन में आई और फ्रिज ओपन किया। शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया और एक जार फ्रिज से बाहर निकाला। मैंने उस पर रैप किया हुआ ब्राउन पेपर फाड़ा
और जार को अच्छे से देखने लगी। मुझे उसमें मीट के टुकड़े दिखाई दे रहे थे और कुछ फैट उस रेड लिक्विड पे फ्लोट कर रहा था। कुछ मीट के ऊपर स्किन दिखाई दे रही थी, या मैं कहूँ ह्यूमन स्किन। मैं इतनी डर गई थी कि मुझे लगा मैं यही बेहोश हो जाऊंगी। मैंने जार का कैप खोला और अंदर देखने लगी कि तभी एक आई बॉल उसमें से ऊपर आई और मेरी तरफ देखने लगी। मैं वो देखकर काफी डर गई और मेरे हाथ से वो जार छूट गया और नीचे गिरकर टूट गया। मैं भागते हुए लिविंग रूम में आई और अपने सामान के साथ वो वीडियो टेप अपने पॉकेट में डाल लिया। जब मैं हॉलवे में आई तो मैंने देखा कि सेबेस्टियन मेरे सामने खड़ा था। तुम कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। मुझे कुछ याद आ गया, मैंने कांपती आवाज में कहा। मैं कुछ भूल गई हूँ तो मुझे घर जाना होगा उसे लेने। मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी। डेमियन और लेंका भी भागते हुए नीचे आ गए। तुम नहीं जा सकती, डेमियन ने गुस्से से कहा। तुम हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मम्मी पापा को फोन कर रही हूँ, लेंका ने चिल्लाते हुए कहा और अपने पेरेंट्स को फोन लगाने लगी। सेबेस्टियन ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे रोकने लगा। तुम नहीं जा सकती, उसने कहा। हमें भूख लगी है। उसकी ग्रिप काफी टाइट थी, पर किसी तरह मैंने अपना पैर छुड़ाया और सीधा फ्रंट डोर की ओर भागने लगी। मैं जैसे अपने कार के पास पहुंची, मैंने देखा कि पेरेंट्स ड्राइववे पे गाड़ी लगा रहे थे, पर मैं बिना रुके अपनी गाड़ी में बैठी और सारे डोर्स लॉक कर लिए। बच्चे घर के डोर स्टेप पे खड़े देखकर चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। उनके पेरेंट्स कार से बाहर आए और मेरी तरफ दौड़ते हुए आने लगे। उनके चेहरे पे काफी गुस्सा था। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। चुपचाप से बाहर निकलो कार के। मैंने कीज लगाई और गाड़ी चालू करने लगी। वो लोग कार की विंडोज पे जोर जोर से बैंग कर रहे थे। मैंने एक्सेलरेटर पे पैर रखा और बिना पीछे मुड़े गाड़ी स्पीड में वहां से निकाल ली। मैं तब तक नहीं रुकी जब तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच गई। मैंने पुलिस ऑफिसर्स को सब कुछ बताया जो मुझे पता था और उन्हें वो वीडियो टेप दे दिया जो कि एविडेंस था। पुलिस ने तुरंत ही 2 पेट्रोल कार्स डिस्पैच की और जब तक वो लोग उस घर पे पहुंचे, वो पेरेंट्स और उनके बच्चे वहां से जा चुके थे। वो बिना कोई सामान लिए बस अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए। पुलिस ने पूरी घर की तलाशी ली और उन्हें फ्रिज में वो जार मिला। उन्हें घर के बेसमेंट में इंसानों का मांस और हड्डियां भी मिली। उन्होंने कुछ टेस्ट किए और कंफर्म किया कि उस जार में जो मांस और आईबॉल मिला वो उसी मिसिंग लड़की का है। पुलिस को आज तक वो पेरेंट्स और उनके बच्चे नहीं मिले। वो आज भी कहीं आजाद घूम रहे हैं, शायद किसी दूसरे नाम के साथ, और शायद आज भी वो लोग नए नए विक्टिम्स की तलाश कर रहे हैं। मैं इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन में रहता था। उस टाउन में काफी कम लोग रहते थे। एक दिन मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम क्लब जाएंगे, क्योंकि हमारे हॉलिडेज चल रहे थे तो हम थोड़ा एंजॉय करना चाहते थे। तो शाम होते ही हम तीनों क्लब के लिए निकल गए। हमने काफी डांस किया और वही डिनर भी किया। मेरे एक फ्रेंड ने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी तो वो खुद के काबू में नहीं था।
तो हमने सोचा कि पहले हम उसे उसके घर पे ड्रॉप करेंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। हम पार्टी के बाद काफी थक चुके थे। रात के 12:30 कब हो गए हमें पता ही नहीं चला। वो फुल मून नाइट थी, तो हमने डिसाइड किया था कि हम शॉर्टकट लेंगे। अगर हम सीधे रास्ते से अपने घर जाते हैं तो हमें करीबन 25 मिनट लगते हैं। तो हमने सोचा कि शॉर्टकट सही ऑप्शन होगा, जो कि एक सिमिट्री से होते हुए जाता है। वहां से हम बस 10 मिनट में अपने घर पहुंच जाएंगे। तो हम उसी रास्ते पर चलने लगे। जब हम सिमिट्री से गुजर रहे थे, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने मेरे फ्रेंड्स को उस आवाज के बारे में बताया। मेरे एक फ्रेंड ने, जो कि काफी नशे में था, उसने कहा, अरे मुझे यही छोड़ दे यार, क्या मस्त हवा चल रही है। हमने उससे कहा कि अगली बार से इतनी शराब पी तो पक्का हम तुझे यही छोड़ देंगे। मेरा इतना कहते ही मुझे वो आवाज फिर से सुनाई दी। वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई हड्डियों का मांस खींच कर खा रहा हो। मैंने अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और हर एक ग्रेव पर देखने लगा कि तभी मैंने देखा एक औरत पास के ही एक ग्रेव पे बैठकर एक बूढ़े आदमी की मरी हुई लाश खा रही है। हम वो देख वही जम से गए। उस औरत ने एकदम से हमारी ओर देखा और हमारी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। उसके बड़े और नोकीले दांत थे और उसके पूरे मुंह पे खून लगा हुआ था। उसने हमें देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहा, जवान लोग, ताजा और नरम मांस, मेरे पास आओ। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, ना ही उसकी आइरिस दिख रही थी और ना प्यूपिल। उसकी आंखों का सफेद रंग था ही नहीं। मेरे फ्रेंड ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? क्या कर रही हो यहाँ पे? मैंने कहा, भाई भागो यहाँ से, जल्दी, वो इंसान नहीं है। उस औरत ने डेड बॉडी को खाना बंद कर दिया और हमारी तरफ रेंगते हुए आने लगी। मैंने चिल्लाते हुए कहा, भागो यहाँ से। हमने अपने तीसरे फ्रेंड को पकड़ा और भागने लगे। हम भागते हुए सीधा पहले घर पहुंचे, जो कि सबसे पास था, और जल्दी से सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी और चुपचाप हम तीनों एक दीवार के साइड में जाकर बैठ गए। वो औरत हमें अब भी ढूंढ रही थी। वो सुनसान पड़े रास्तों पर यहाँ वहाँ भाग रही थी और जोर जोर से किसी जंगली जानवरों की तरह आवाज निकाल रही थी। हम उसकी आवाज अपने रूम तक सुन पा रहे थे। अगले दिन हमें पता चला कि पास में ही एक औरत, जो कि किसी इविल स्पिरिट से पजेस थी, उसका कुछ दिनों से एक्सॉर्सिज्म चल रहा था, पर किसी तरह वो उस प्रीस्ट को मारकर उस घर से भाग निकली और सीधा सिमिट्री चली गई। उस इविल स्पिरिट का उस औरत के बॉडी पे पूरा कंट्रोल था और उसी के चलते उसने डेड बॉडी उसकी कब्र से खोदकर बाहर निकाली और उसे खाने लगी, जो कि ऑलरेडी डिकम्पोज हो चुकी थी। उसने उस डेड बॉडी के पेट को फाड़ा और उस मरे हुए आदमी का मांस खाने लगी। पुलिस को उस बूढ़े आदमी की आधी खाई हुई लाश सिमिट्री में मिली, पर उन्हें वो पजेस्ड औरत आज तक नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना है कि वो औरत मर चुकी है और कुछ का कहना है कि वो आज भी रात को अंधेरी गलियों में और रास्तों पे लोगों की तलाश करती है जिन्हें वो खा सके। काफी डेड बॉडीज सिमिट्री से गायब होने लगी और छोटे बच्चे टाउन से लापता। हर बार वो आधी खाई हुई लाशें
नदी के पास या सिमिट्री में पाई जाती है। डॉक्टर्स जो उन डेड बॉडीज की ऑटोप्सी करते हैं, उनका कहना है उन बॉडीज का पेट इस तरह फटा होता है जैसे किसी ने अपने हाथों से उन्हें फाड़ा हो, और उन्हें काफी बार इंसानों का सलाइवा भी उन जख्मों के पास मिला है। पर जो बाइट्स के निशान उन बॉडीज पे होते हैं वो किसी जंगली जानवरों की ओर इशारा करते हैं। पर मुझे और मेरे फ्रेंड्स को पता है कि वो किसी जंगली जानवरों का काम नहीं है। उस औरत के काफी बड़े और नुकीले दांत थे। शायद उस पजेस्ड औरत के अंदर जो इविल है, उसने उस औरत के दांत किसी नॉर्मल इंसानों के दांतों से बड़े और नोकीले बना दिए होंगे, जैसे कोई जानवर, ताकि वो इंसानों का मांस आसानी से खा सके। ये सब सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और माना जाता है कि आज भी वो औरत उसी टाउन में रात को खाली रास्तों पर घूमती हुई दिखाई देती है। एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।